Hello students, welcome to our current affairs session. In today's lecture, we will discuss some important current affairs of 15 June 2024. तो आज हम 15 जून 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 15 जून 2024 के करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इंटरनेशनल न्यूज में हम इंटरनेशनल लेवल पर बनने वाली कुछ महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। देन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज, कुछ राष्ट्रीय समाचार देखेंगे। केंद्र सरकार के थ्रू या यूनियन कैबिनेट के थ्रू कुछ अप्रूवल्स आए हैं या फिर कोई स्कीम से स्टार्ट की गई है, वो राष्ट्रीय समाचार में हम डिस्कस करेंगे। देन राज्य समाचार देखेंगे जिसमें हम राज्य सरकार की स्कीम्स कवर करेंगे। बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण खबर बनती है तो वो डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम डिफेंस न्यूज देखेंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड अगर कुछ इंपॉर्टेंट खबर बनती है तो उससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स। तो रिसेंटली कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स हुआ है, कोई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी से रिलेटेड कुछ न्यूज बन रही है तो वो कवर करेंगे। महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, कुछ रिसेंटली रिलीज बुक्स और उनके राइटर्स, नियुक्तियां और इस्तीफे, रैंक और रिपोर्ट्स, और लास्ट में हम देखेंगे सबमिट एंड कॉन्फ्रेंसेस। और लेक्चर के लास्ट में हम सारांश समरी डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट आज की क्लास में डिस्कस किया है। क्लियर? तो ये आज के हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। The image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। सो हमारी पहली इंटरनेशनल न्यूज है G7 से। तो G7 ने, ग्रुप 7 ने यूक्रेन के लिए रूसी संपत्तियों का उपयोग करके 50 बिलियन ऋण पर सहमति जताई है। तो G7 ने क्या किया है, यूक्रेन के लिए अभी वो क्या देंगे, 50 बिलियन का ऋण प्रोवाइड करेंगे ताकि वो रूसी संपत्तियों को फ्रीज करने में सहमत हो सके। यह ऋण यूक्रेन को रूस आक्रमण के खिलाफ अपनी रक्षा करने में समर्थन का उद्देश्य रखता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस कदम को रूस के खिलाफ एक दृढ़ रूप के रूप में जोड़ दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस कार्रवाई की निंदा की और इसे चोरी करार दिया। क्लियर? तो याद रखना है G7 से यूक्रेन के लिए $500 बिलियन का ऋण के लिए सहमति जताई है। नेक्स्ट है नेशनल न्यूज। तो नीति आयोग से न्यूज है। व्हाट इज नीति आयोग? नीति आयोग इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके लाया गया था। तो नीति आयोग ने अभी 2 इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, तो वो 2 इनिशिएटिव हमें देखने हैं। तो नीति आयोग ने अटल नवाचार मिशन के तहत नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 2 पहलों की शुरुआत की है। तो 10 जून 2024 को नीति आयोग ने अटल नवाचार के तहत AIMICD जल चुनौती 4.0 और अपने लिए नवाचार के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया है। वाटर चैलेंज 4.0 जो इनोवेशन सेंटर डेनमार्क के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है, इसका उद्देश्य नवाचारी समाधानों के माध्यम से महत्वपूर्ण जल संबंधी चुनौतियों का समाधान करना है। चयनित टीमें वैश्विक नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल एक्शन कार्यक्रम में भाग लेंगी और कोपेनहेगन डेनमार्क में डिजिटल टेक समिट में अपने नवाचारों का प्रदर्शन करेंगी। भारत में सतत विकास में योगदान देने वाले 60 उद्यमियों को प्रदर्शित करने वाले इनोवेशनल फॉर यू का 5वां संस्करण एक कॉफी टेबल बुक श्रृंखला है। क्लियर? तो नीति आयोग के दोनों इनिशिएटिव्स हैं ये। नेक्स्ट असम स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। असम सरकार ने लड़कियों को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए और उसके साथ साथ जो बालिकाएं हैं, जो छात्राएं जिनका बाल विवाह कर दिया जाता है, उसकी रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री निजुन मैया योजना स्टार्ट की अंडर द लीडरशिप ऑफ हेमंत बिश्वा शर्मा। इस अगर हम स्कीम की बात करें तो इसमें 10 लाख छात्राओं को कवर किया जाएगा और इस स्कीम की टोटल जो बजट है, जो लागत है, वो 300 करोड़ रुपए उम्मीद की जा रही है। योग्य छात्राओं के उनके शैक्षणिक स्तर के आधार पर मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त होगी बशर्ते वे सरकारी संस्थानों में नामांकित हो। क्लियर?
खीर भवानी मंदिर में उत्सव में भाग लिया। तो खीर भवानी मंदिर, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कहाँ पर है। तो खीर भवानी मंदिर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो कश्मीरी पंडितों ने अभी खीर भवानी मंदिर में एक उत्सव आयोजित किया है, वहां पर पार्टिसिपेट किया है। यह उत्सव 14 जून को ज्येष्ठ अष्टमी वाले दिन मनाया गया। 1990 के दशक में उग्रवाद के कारण कई प्रतिभागी भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रवास कर गए थे। यह त्योहार कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन भी है। तो खीर भवानी डायरेक्ट भी पूछ लिया था, खीर भवानी टेम्पल किस स्टेट में है? तो ये खीर भवानी टेम्पल फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट इज ऑल्सो स्टेट न्यूज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भोपाल से पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का उद्घाटन किया। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी। अभी उन्होंने 13 जून को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के भीतर हवाई सेवा शुरू की है। सेवा जिसका नाम है पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, जिसका उद्घाटन भोपाल के राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया। पहली उड़ान भोपाल से जबलपुर के लिए रवाना हुई। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा संचालित यह सेवा राज्य भर के 8 शहरों को जोड़ती है। क्लियर? तो याद रखना, श्री पर्यटन वायु सेवा, जिसको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल से स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है ईडीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो भारत के अंदर जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको पूरी तरह से कंट्रोल करती है ईडीआई। तो ईडीआई ने अभी मास्टर सर्कुलर सभी जीवा बीमा बचत उत्पादों में पॉलिसी ऋण सुविधा अनिवार्य की है। सो ईडीआई ने मोटर, स्वास्थ्य और गृह बीमा क्षेत्रों में सुधारों की शुरुआत की ताकि बीमा परिदर्शन को सरल बनाया जा सके। ग्राहक सूचना पत्र को व्यापक नीति विवरण प्रदान करने के लिए पेश किया गया है। ये सुधार पॉलिसी धारकों को तरलता की आवश्यकताओं को पूरा करने और पॉलिसी विवरण को सरल बनाने में मदद करने का भी लक्ष्य रखते हैं। नेक्स्ट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने एनआरआई बैंकिंग समाधान के साथ एनआरआई बैंकिंग को आसान बनाया। तो महाराष्ट्र बैंक ने विभिन्न जमा खाते जिसमें एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर और आरएफसी के माध्यम से एनआरआई बैंकिंग समाधान प्रदान करता है। तो सबसे पहले तो ये कुछ अकाउंट समझ लो। नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल, नॉन रेजिडेंशियल ओरिएंटल, फॉरेन करेंसी, नॉन रेजिडेंशियल। तो ये अकाउंट्स उनके लिए होते हैं जो एनआरआई होते हैं या कंप्लीट फॉरेनर्स होते हैं। तो वो भारत के साथ अगर व्यापार करना चाहे तो वो अपने अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो इन अकाउंटों को इजिली ऑपरेट किया जा सके, इजिली ओपन कराया जा सके, उसके लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बेसिकली बैंकिंग सुविधा या बैंकिंग समाधान प्रदान किया है। एनआरआई खाता एनआरआई के लिए उनके भारतीय रुपए में कमाई को प्रतिबद्ध करने के लिए डिजाइन किया गया है। एनआरओ खाता उन एनआरआई की आवश्यकताओं को पूरा करता है जो भारत में अर्जित आय का प्रबंधन कर रहे हैं। एफसीएनआर खाता एनआरआई को विदेशी मुद्रा में निवेश करने का एक सुविधाजनक विकल्प प्रदान करता है, जबकि आरएफसी खाता उन एनआरआई के लिए जो स्थायी रूप से भारत लौट रहे हैं उनके लिए खोला जाता है। एफसीएनआर की एक और विशेषता, इसे 6 करेंसीज में ओपन किया जा सकता है: कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अमेरिकन डॉलर, यूरो, पाउंड और येन। नेक्स्ट है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का अनुमान है कि 2024 में जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितनी रहेगी? 8% की दर से बढ़ेगी। वहीं मुद्रास्फीति आरबीआई के 4% लक्ष्य के भीतर रहने की उम्मीद है। तो जीडीपी फोरकास्टिंग से रिलेटेड न्यूज है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपनी फोरकास्टिंग बताती हैं। तो सीआईआई ने कितना अनुमान लगाया भारत की जीडीपी का? 8% तक बढ़ेगी। तो सीआई को उम्मीद है कि 2024 में मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के 4 से 4.5% के लक्ष्य के भीतर रहेगी। कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं और वैश्विक व्यापार में सुधार से आर्थिक विस्तार को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। सीआईआई ने व्यापक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और नौकरशाही बाधाओं को कम करने के लिए नीतिगत उपायों के महत्व को रेखांकित किया है, विशेष रूप से एसएमई। ओके, नेक्स्ट है यूबीएस सिक्योरिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसने भी भारत की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2026 और 30 के बीच 6.5 से 7% रहने का अनुमान लगाया। तो यूबीएस सिक्योरिटी इंडिया ने भी प्रेडिक्ट की है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट, और कब से कब तक के लिए? 26 से 30 तक के लिए कितनी रहनी बताइए? 6.5% से 7%। फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत के 7% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो पूंजीगत व्यय में महामारी के बाद की वसूली और मजबूत आवासीय रियल एस्टेट मांग से प्रेरित है।
कॉर्पोरेट पूंजीगत व्यय की वसूली चुनावों के बाद तेज होने की उम्मीद है, जिसका प्रभाव फाइनेंशियल ईयर 2026 में दिखाई देगा। उसके साथ साथ फाइनेंशियल ईयर 2025 में घरेलू उपभोग वृद्धि 5% YoY तक बढ़ने का अनुमान है, जो प्रीमियम और ग्रामीण खंड द्वारा संचालित होगा। क्लियर। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। कांतार एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ब्रांड जेड 2024 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 100 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स की लिस्ट जारी की है। भारत से बात करें तो TCS, HDFC, एयरटेल और इन्फोसिस को इसमें जगह मिली है। तो कांतार ब्रांड जेड 2024 रिपोर्ट ने दुनिया की शीर्ष 100 सबसे मूल्यवान ब्रांडों में भारतीय कंपनी TCS, HDFC, एयरटेल और इन्फोसिस को शामिल किया है। TCS 44.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्यांकन के साथ 46वें स्थान पर आकर भारत की सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गई। एप्पल ने लगातार तीसरी बार अपनी पहली स्थिति बरकरार रखी और 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य को पार करने वाला पहला वैश्विक ब्रांड बन गया। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने क्रम से 753.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 712.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर कब्जा कर लिया है। क्लियर। तो पहले पर एप्पल रही है, दूसरे पर गूगल, तीसरे पर माइक्रोसॉफ्ट। TCS भारत की 46वें स्थान पर रही है और भारत में नंबर 1 स्थान पर रही है। नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवार्ड से रिलेटेड है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को एशियन बैंकर की तरफ से बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का अवार्ड प्रदान किया गया एशिया पैसिफिक रीजन में, एशिया प्रांत क्षेत्र में। तो सर्वश्रेष्ठ व्यापक आचरण नियामक पुरस्कार किसको दिया गया है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को दिया गया है। और किस रीजन के लिए? एशिया प्रांत के लिए। सेबी को भारत के प्रतिभूति बाजारों में पारदर्शिता, निष्पक्षता, निवेशक संरक्षण और उसके पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मान्यताएं दी गई हैं। कमलेश चंद्र जो सेबी के पूर्वकालीन सदस्य हैं, उन्होंने हांगकांग में एशियन बैंकर समिट 2024 में ये पुरस्कार प्राप्त किया है। सेबी ने 2021 में T+1 सेटलमेंट की शुरुआत की, जिससे जनवरी 2023 तक पूरी तरह से लागू कर दिया गया, जिससे बाजार की दक्षता और तरलता में सुधार आया। नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस से है। भारत ने हांगकांग को पछाड़कर वैश्विक इक्विटी बाजार में चौथा स्थान पुनः प्राप्त किया है। तो भारत का इक्विटी बाजार हांगकांग को पछाड़कर बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। भारत का बाजार मूल्य 5.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा है, जो चुनाव के बाद बाजार में 10% की वृद्धि हुई है। हांगकांग का बाजार मूल्य इस वर्ष की चोटी से 5.4% की गिरावट के बाद 5.17 ट्रिलियन पर खड़ा है। यह बदलाव वैश्विक परिदृश्यता में भारत के बढ़ते प्रभाव को भी दर्शाता है। तो अगर हम बात करें ग्लोबल इक्विटी मार्केट में भारत की रैंक कितनी हो गई है? 4 हो गई है। नेक्स्ट इज इंडिया होलसेल प्राइस एक्सेलरेशन टू 15 मंथ हाई ऑफ 2.61 इन मई। तो जो भारत में मई में थोक मूल्य 15 महीने के उच्चतम स्तर 2.6% पर पहुंचा है। वह वृद्धि अप्रैल में 1.26 से बढ़कर हुई है, जो प्रतिकूल आधार प्रभाव और खाद्य कीमतों में तेज वृद्धि के कारण है। खाद्य वस्तु के लिए मुद्रास्फीति पर 9.82% तक पहुंच गई है, जो मई 2023 में -3.61% थी। मुद्रास्फीति के दबावों और प्रबंधित करने में चल रही चुनौतियों को भी उजागर करता है। नेक्स्ट है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आर्बिट्रेशन वैल्यू को फिक्स कर दिया है 10 करोड़ पर। तो वित्त मंत्रालय ने सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित मध्यस्थता मामलों के लिए 10 करोड़ की सीमा निर्धारित की है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य विवाद समाधान को सरल बनाना और लंबी कार्रवाई और मध्यस्थों के बीच संभावित कदाचार को कम करना है। मंत्रालय बड़े सरकारी अनुबंधों में स्वचालित रूप से मध्यस्थता खंड शामिल करने के खिलाफ सलाह देता है। मध्यस्थता और न्यायिक निर्णय पर जोर दिया जाता है क्योंकि वे व्यवहार विकल्प हैं। नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस से है। एटीएम ऑपरेटरों ने व्यवहारकर्ता चिंताओं के बीच ₹2 इंटरचेंज शुल्क वृद्धि की मांग की है। तो भारत में एटीएम ऑपरेटर प्रत्येक लेनदेन पर इंटरचेंज शुल्क में ₹2 की वृद्धि की वकालत कर रहे हैं।
एटीएम उद्योग परिसंघ ने इस वृद्धि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ संपर्क किया। वर्तमान अधिकतम शुल्क प्रति लेन देन 21 रुपए और ऑपरेटर इसे बढ़ाकर 23 रुपए करना चाहते हैं। एटीएम ऑपरेटरों द्वारा सामना की जा रही वित्तीय स्थिति चुनौतियों के कारण यह अनुरोध किया जा रहा है। क्लियर? तो 21 से बढ़ाकर कितने की मांग की जा रही है? 23 की मांग की जा रही है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना को पुनः प्रयोजक तकनीक के साथ पहला स्वदेशी एलएम नागस्त्र 1 का पहला बैच मिला है। तो भारतीय सेना को दुश्मन के लक्ष्यों पर सटीक हमलों के लिए डिजाइन किए गए स्वदेशी मैन पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन कौन सा? नागस्त्र 1 का पहला बैच प्राप्त हुआ है। तो ये आत्मघाती ड्रोन है, नाम से समझ आ रहा है। नागस्त्र 1 को इकोनॉमिकल एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा जेड मोशन ऑटोनोमस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया और इसके 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का इसमें इस्तेमाल किया गया है। भारतीय नौसेना ने 480 एलएम का ऑर्डर दिया था, जिसमें से 120 एलएम पूर्व डिलीवरी निरीक्षण के बाद वितरित किए गए हैं। तो अभी पहली खेप में कितने दिए गए हैं? 120 और टोटल बनने कितने हैं? 480। नागाशस्त्र 1 उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र से संचालित हो सकता है और इसकी ध्वनि पहचान कम होगी, जिससे इसे विरोधियों द्वारा पहचानना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो डिफेंस न्यूज। तो अमेरिका ने मिनीटेम थर्ड आईसीबीएम का परिचालन परीक्षण लॉन्च किया है। तो अमेरिकी वायुसेना ग्लोबल स्ट्राइक कमांडर ने अमेरिकी अंतरिक्ष बल गार्जियन के समर्थन से कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से एक बिना हथियार वाला मिनीटूमैन थर्ड आईसीबीएम लॉन्च किया है। मिनटमैन थर्ड की परीक्षण लॉन्च ने यूएसए के परमाणु प्रतिरोध की संचालक क्षमता, सुरक्षा, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया। आईसीबीएम का पुनः प्रवेश वाहन लगभग 4200 मील की दूरी तय करते हुए 15,000 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से चला है। मिसाइल के प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रक्षेपवक के अंतिम चरण के दौरान एकत्र किए गए डेटा का उपयोग करके किया गया है। नेक्स्ट है, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम डीआरडीओ टू डेवलप कटिंग एज ULUAV विच इज अंडर वाटर लॉन्च अनमेड एरियल व्हीकल। तो सागर डिफेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जिसको अभी डीआरडीओ से कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि बेसिकली डेवलपमेंट फंड के लिए कि वो डेवलप कर सके अंडर वाटर लॉन्च अनमेड एरियल व्हीकल। समझौते पर डीआरडीएल के निर्देशक जीएल श्रीनिवास मूर्ति और भारतीय नौसेना के अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। ULUAV पनडुब्बी से लॉन्च होगा, स्वायत्त रूप से संचालित होगा और कैमरों और सोनार जैसे डेटा संग्रहण उपकरण इसमें शामिल होंगे। ये ULUAV भारतीय रक्षा बलों की रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाएगा और भारत की पानी के नीचे की क्षमताओं का भी विस्तार करेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो WHO ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए तीसरे भारतीय संस्थान को मंजूरी दी है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा धरोहर संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र के रूप में मान्यता दी है। NIIMH आयुष मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1965 में। संस्थान आयुष की विभिन्न डिजिटल पहलों में अग्रणी रह रहा है। यह मान्यता जो शुक्रवार को घोषित की गई 4 वर्षों की अवधि के लिए, जिसमें NIIMH ऐसे सम्मान प्राप्त करने वाला तीसरा भारतीय संस्थान बन गया है। नेक्स्ट, व्यूमेन एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुली डेवलप AI टूल नोन एज दिव्य दृष्टि। तो महिला उद्यमी ने दिव्य दृष्टि AI टूल विकसित किया है। तो उपकरण चेहरे की पहचान को चाल विश्लेषण के साथ मिलाकर एक मजबूत और बहुआयामी प्रमाणीकरण प्रणाली बनाता है। यह नवाचार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। उपकरण प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं में उन्नत सटीकता और विश्वसनीयता भी प्रदान करता है। नेक्स्ट इज, अभी बेसिकली इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट जो यूनियन है उसने 3 डिस्कवर किए हैं मार्स के ऊपर गड्ढे, जिनका नाम लाल क्रेटर, मर्सन क्रेटर एंड हिल्सन क्रेटर रखा गया है। तो मुर्सन और हिल्सा बिहार और उत्तर प्रदेश के जगहों के नाम पर, और लाल एक प्रोफेसर थे जो देवेंद्र लाल थे, उनके नाम पर ये रखा गया है। क्लियर?
तो मुर्सिन क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरसान नगर के नाम पर रखा गया और यह 10 किलोमीटर चौड़ा है। वहीं हिल्सा क्रेटर का नाम बिहार के नालंदा जिले के हिल्सा शहर के नाम पर रखा गया है, जो 10 किलोमीटर चौड़ा है। नेक्स्ट, दिव्या देशमुख और काजी बेग नोगरबेग ने फिडे अंडर 20 विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीत लिया। तो फिडे अंडर 20 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में नागपुर भारत की 18 वर्षीय दिव्या देशमुख ने अंडर 20 गर्ल्स विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता। देशमुख की जीत उन्हें इस प्रतिष्ठित खिताब को जीतने वाली चौथी भारतीय महिला बनाती है। वह शतरंज की दिग्गज कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावल्ली और सौम्या स्वामीनाथन के नक्शे कदम पर चलती हैं। चैंपियनशिप का आयोजन अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा किया गया था। तो याद रखना, दिव्या देशमुख जो चौथी भारतीय बनी है इस टूर्नामेंट को जीतने वाली। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है आर अश्विनी, जिन्होंने अभी अपनी एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम क्या है, आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, जिसमें उन्होंने अपना कंप्लीट जर्नी दिखाई कि कैसे वो गली के क्रिकेट से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तक पहुंचे हैं। उनको इस बुक लिखने में जो सहायता मिली है वो सिद्धार्थ मोंगा की मिली है, जो इनके सहलेखक भी हैं, सहलेखित है बेसिकली। ये अश्विनी के पेशेवर क्रिकेट बनने से पहले के जीवन की एक आकर्षक यात्रा पर पाठक को ले जाने का वादा करती है। क्रिकेट के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक के अनुभवों की झलक आत्मकथा में मिली। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट डे न्यूज। तो विश्व रक्तदाता दिवस 2024, तो 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है ताकि सुरक्षित रक्त की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और स्वैच्छिक निःशुल्क रक्तदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया जा सके। 2024 की अगर हम वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की बात करें तो इसकी थीम है दान के 20 साल का जश्न, धन्यवाद रक्तदाताओं। 2024 के विश्व रक्तदाता दिवस के लिए मेजबान देश पेरू है, जिसमें कार्यक्रम पेरू के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किए गए। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की स्थापना WHO द्वारा 2004 में कार्ल लैंडस्टीनर के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए की गई थी, जिसमें एबीओ रक्त समूह की खोज की थी। नेक्स्ट, 2024 विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून। तो इस दिन का उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2011 में इसे स्थापित किया गया था और वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार की वैश्विक समस्याओं को उजागर करता है। बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकार और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, जो 16 जून को मनाया गया। यह दिन उन 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है जो अपने परिवार का समर्थन करने के लिए पैसे घर भेजते हैं। इन पारिवारिक प्रेषणों की कुल राशि देशों द्वारा प्रदान की गई आधिकारिक विकास सहायता से 3 गुना अधिक है। प्रेषण विश्व भर में परिवारों और समुदायों का समर्थन करने में प्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर करता है। नेक्स्ट, बुक्स एंड ऑथर न्यूज। तो आरबीआई की दीवार पर एक मक्खी नामक पुस्तक अल्पा किल्लावाला द्वारा लिखित। तो अल्पना की एक पुस्तक है अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल एंड इनसाइडर सी व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक में उनके करियर की अंतर्दृष्टि को प्रदान करती है। किलावाला ने उस समय आरबीआई में शामिल हुए जब इसका संचार विभाग आकार लेना शुरू ही कर रहा था। 2 दशकों से अधिक समय तक उन्होंने आरबीआई की संचार रणनीतियों में विकास में योगदान दिया। पुस्तक उनकी यात्रा और संस्थान के 20 वर्ष के परिवर्तन का विस्तृत विवरण प्रदान करती है। नेक्स्ट है, पेमा खांडू ने तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और वहीं चोवना मैन को उप मुख्यमंत्री के रूप में बनाया गया है। तो 13 जून को भाजपा के पेमा खांडू ने लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, वहीं उप मुख्यमंत्री के रूप में चोवना मेनन को बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य के त्रिविक्रम परनायक द्वारा शपथ दिलाई गई है। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में वापस आई है, जिसमें उन्होंने 60 में से 46 सीट जीतकर मेजॉरिटी हासिल की है।
नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट ने अजीत डोभाल को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोबारा से अपॉइंट किया और पी के मिश्रा को प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ नरेंद्र मोदी अपॉइंट किया गया है। तो दो अपॉइंटमेंट हुए हैं अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के थ्रू, एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम मोदी। अजीत डोभाल 30 मई 2024 से एनएसए के रूप में सेवा कर रहे हैं, 14 से एनएसए के रूप में सेवा कर रहे हैं और उन्हें 3 बार लगातार नियुक्त किया गया है। पीके मिश्रा सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में सेवा कर रहे हैं। अजीत डोभाल और पीके मिश्रा दोनों को उनके कार्यकाल के दौरान प्रोटोकॉल सूची में कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट, रैंक एंड रिपोर्ट। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रिक ऑक्साइड उत्सर्जन देश है। तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रिक ऑक्साइड स्रोत है, जो एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। 2020 में वैश्विक मानक निर्माण N2O उत्सर्जन का लगभग 11% भारत से उत्पन्न होता है और इसमें अगर टॉप में बात करें तो चीन वैश्विक उत्सर्जन में 16% के साथ अग्रणी स्थान पर है। भारत में इन उत्सर्जन का मुख्य स्रोत उर्वरक का उपयोग है, जैसे कि 12 जून को अर्थ सिस्टम साइन डेटा में प्रकाशित एक वैश्विक आकलन में बताया गया है। क्लियर? तो नाइट्रिक ऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला सबसे ज्यादा देश, बड़ा देश सबसे ज्यादा उत्सर्जन करता है चाइना 16% और 11% भारत। नेक्स्ट, मुंबई दिल्ली लग्जरी रियल एस्टेट वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 में अकॉर्डिंग टू नाइट फ्रैंक। तो नाइट फ्रैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जनवरी टू मार्च 2024, जिसमें दोनों जो सिटीज है मुंबई और दिल्ली, वो वैश्विक लग्जरी रियल एस्टेट बाजार में शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं के रूप में उभरी है। तो रिपोर्ट भारत की लग्जरी रियल एस्टेट क्षेत्र में बढ़ती मांग और मूल्य को भी उजागर करती है। नेक्स्ट है, भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुए। तो IORA 2 दिन का एक कॉन्फ्रेंस था, जो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस था, जिसको न्यू दिल्ली में 14 जून को क्या किया गया है, संपन्न कराया गया है। तो भारतीय महासागर रिम संघ सदस्य देश के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया। इस काउंसिल में प्रतिनिधित्व करने वाले देशों में बांग्लादेश, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव्स, मोजाम्बिक, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, सेशेल्स और तंजानिया शामिल थे। सम्मेलन का ध्यान भारतीय महासागर क्षेत्र में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। क्लियर? तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 15 जून 2024 के, जो हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन थ्रू समरी। तो सबसे पहले हमने अंतरराष्ट्रीय समाचार देखे, जिसमें हमने देखा G7 ने यूक्रेन के लिए 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की सहमति दी है, ताकि वो रशिया के साथ डील कर सके। राष्ट्रीय समाचार में हमने देखा था नीति आयोग के 2 इनिशिएटिव। उसके बाद हमने राज्य समाचार देखे, जिसमें हमने असम की स्कीम देखी, मुख्यमंत्री निजुत मैया योजना, खीर भवानी मंदिर उत्सव देखा, जो जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है, और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में भोपाल में PM श्री पर्यटन एयर सेवा का उद्घाटन किया गया। बैंक और वित्त की अगर हम बात करें तो एडाई का मास्टर सर्कुलर हमने देखा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने NRI बैंकिंग के समाधान के लिए NRI बैंकिंग को और आसान किया है। और CII की हमने GDP फोरकास्ट देखी भारत की, जो 8% रहेगी 2024 के लिए। UBS सिक्योरिटी इंडेक्स की हमने GDP फोरकास्टिंग देखी 2026 से 30 के लिए। उसके साथ साथ हमने देखा कांटर ब्रांड Z 2024 की रिपोर्ट, जिसमें 100 सबसे मूल्यवान ब्रांडों में TCS, HDFC, एयरटेल और इन्फोसिस को शामिल किया गया है। बैंकिंग और फाइनेंस में हमने देखा सेबी को सर्वश्रेष्ठ व्यापार आचरण नियामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इक्विटी बाजार में भारत ने हांगकांग को पीछे छोड़कर चौथा स्थान हासिल किया है। उसके साथ साथ भारत में जो थोक कीमतें हैं वो मई में सबसे ज्यादा रही हैं, कितनी, 2.61%। और वित्त मंत्रालय ने मध्यस्थ मूल्य को 10 करोड़ पर सीमित किया है। ATM ऑपरेटरों ने व्यवहारकर्ता चिंताओं के बीच 2 इंटरचेंज शुल्क वृद्धि की मांग की है। डिफेंस में हमने देखा कि LM नागशस्त्र 1, जो बेसिकली भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है, उसकी पहली खेप भारतीय सेना को मिल गई है। उसके साथ साथ हमने देखा सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने DRDO से अत्याधुनिक UL UAV विकसित करने के लिए अनुबंधन प्राप्त कर लिया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने WHO से देखा, और उसके साथ साथ हमने दिव्य दृष्टि AI टूल देखा, जिसको महिला उद्यमी ने जारी किया है। खेल से हमने देखा FIDE Under-20 दिव्या देशमुख तीसरी भारतीय महिला बनी है, और R अश्विनी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी
आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट डेज में हमने विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व बुजुर्ग व्यवहार जागरूकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस के रूप में देखा है। पुस्तक और लेखक से बात करें तो अल्पना किल्लावाला ने एक बुक लिखी है फ्लाइंग ऑन द आरबीआई वॉल। नियुक्तियों से हमने पेमा खांडू तीसरी बार सीएम बने हैं अरुणाचल प्रदेश के, और अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। रैंक इन रिपोर्ट में हमने देखा कि नाइट्रिक ऑक्साइड उत्सर्जन में भारत दूसरे रैंक पर है और मुंबई दिल्ली की लग्जरी रियल एस्टेट वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 में है अकॉर्डिंग टू नाइट फ्रैंक रिपोर्ट। शिखर सम्मेलन में हमने देखा कि भारत IOAR क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस कहां पर कंडक्ट की गई, न्यू दिल्ली में। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमने देखा था कि मार्स पर जो अभी 3 क्रिएटर्स मिले हैं उनके नाम भारतीयों के नाम पर रखे गए। क्लियर? तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।